जय हिंद। कैसे हो आप दोस्तों? जो हमारा एनसीईआरटी साइंस का सीरीज चल रहा था जिसके अंतर्गत हम 6 to 10 12 तक की पूरी साइंस कवर करने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं और प्रत्येक क्लास में बताता भी हूं। साथ ही साथ यह भी बता रहा हूं कि हमारा जो है क्लास 6 का जो टोटल 16 चैप्टर है ये ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे जो हम कर रहे हैं वह है क्लास 7 का। कौन सी? क्लास 7 का चैप्टर नंबर आज 5 है। इससे पहले 4 चैप्टर इम्पॉर्टेंट जो था वो सभी हमारा पीछे हो गया, और सभी 4 चैप्टर जो हमने पढ़ा है बहुत ही खतरनाक सवालों के साथ पढ़ा है। तो पीछे भी के सभी सवाल देखेंगे और आगे के जो भी चैप्टर होंगे वो और भी इम्पॉर्टेंट होगा। आज का चैप्टर और भी ख़ास इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं इस पीडीएफ को हाईलाइट कर रहा था तो मैं सेम टू सेम क्वेश्चन जो है अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी और बीपीएससी टीचर के अंतर्गत हमने ये सवाल डायरेक्टली एकदम जो इसमें एक शब्द जो है ना शब्दशः उतारा हुआ इस चैप्टर के अंतर्गत। और कल बहुत अच्छा लगा जब किन्हीं एक ने हमें कॉल भी किया, मैसेज भी उनका कमेंट में आया था। एक नाम तो नहीं उन्होंने बताया शायद, ठीक है, लेकिन कॉल आया, ठीक है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जब इस तरह से बताते हो ना तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलो मैं कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ। 2-4 ही लोग पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छा कर रहा हूँ मैं। फ़ोन आया, वो बोले कि सर आप पीडीएफ हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे, और हाईलाइट नहीं कर रहे तो नोट्स बनाने में नहीं बन रहा, जो आप पीडीएफ हाईलाइट कर दीजिए। मैंने क्लास 6 का जितने भी पीडीएफ था उसको हाईलाइट किया था। देखो आज उनके बात को मानते हुए मैंने सारी पेज जो है एक एक करके हाईलाइट कर दिया है, ठीक ना। तो आप बीच बीच में ऐसे ही कोई भी कमी मुझसे दिखे तो आप बताते रहो। आपका नंबर भी हमारे पास, मतलब कि मेरा नंबर आपके पास डिस्क्रिप्शन में है, तो आप कॉल भी करो। कॉल तो मैं ज़्यादा रिसीव नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैसेज आप व्हाट्सएप पे कमेंट में डालते रहो, मैं उसको देखता रहूँगा, ठीक है। और नोट्स बनाते रहो। उन्होंने जो बोला कि सर मैं नोट्स बना रहा हूँ, और 2-3 का और भी कमेंट में था कि सर मैं नोट्स बना रहा हूँ, पीडीएफ को आप हाईलाइट करते चले। साथ ही साथ ये भी बोला कि बोलते गए आप लोग कि आप समझाते अच्छा हैं, तो इसके लिए आपको धन्यवाद कि मैं समझा पा रहा हूँ आपको, ठीक ना। तो बस यही गुजारिश फिर से है कि आप बिल्कुल जब भी जिस दिन भी क्लास करो इस चीज़ का आप नोट्स बनाते चलो, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा फिर से आके इस वीडियो में आप अपना टाइम व्यर्थ करो। एक बार वीडियो देखो, उसके बाद अपना नोट्स बनाओ और बार बार उसी नोट्स का रिवीजन करो, वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बात समझ गए? तो आइए चलते हैं हम अब चैप्टर नंबर 5 आम्ल क्षार और लवण की ओर। और इसमें जो है हम आज जानेंगे आम्ल क्षार और लवण के बारे में। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, जरा सी भी आप क्लास को मिस नहीं करना, ठीक है। आगे आने वाले 30 से 35 मिनट आपके जीवन का वो सभी क्वेश्चन को ये सॉल्व करेगा जो एसिड बेस और सॉलिड से ये मतलब लवण से संबंधित होगा। तो अब बीच में मैं किसी तरह का कोई समझाने वाला बात नहीं करूंगा और लॉन्ग लपेटा नहीं करूंगा। लॉन्ग लपेटा मतलब कि किसी तरह का बात अलग नहीं बोलूंगा, ठीक है। जो बोलना होता है मैं क्लास के शुरू में ही बोलता हूँ, और जो बोलना होता है क्लास के लास्ट में बोलता हूँ। बीच में मैं किसी तरह की लॉन्ग लपेटे वाली बात नहीं करता, क्योंकि आप चाहो तो शुरू के 2-3 बात स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन बीच में जब मैं कर दूँ तो आपका लिंक टूट जाता है, ठीक है। ये मेरा पढ़ाने का अपना तरीका। अन्य सभी यूट्यूब मतलब और भी टीचर लोगों का देखता हूँ कि वो बीच में हर 1-2 मिनट 5 मिनट में वो कुछ न कुछ मसाला देते हैं, ये लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये वो। मैं वो नहीं करता, क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ तो मुझे पता है कि पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। आप कैसा फील करते हो, मैं आपके भावना को अपने भावना के साथ कनेक्ट करके देखता हूँ, ठीक ना। तो चलते हैं अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आम्ल क्षार और लवण। तो दोस्तों याद रखना है कि आप अभी तक बहुत पढ़े होंगे आम्ल क्षार और लवण के बारे में। आप अपने दैनिक जीवन में डेली नींबू, इमली, नमक ये सभी को देखते होंगे, और उसमें आपको समझ में आता होगा कि किसका स्वाद कैसा होता है। इसी के बारे में हमें जानकारी लेना है। यहाँ पर बहुत सारे सारणी दिया हुआ है, नींबू का रस है, संतरे का रस है, ये सभी का स्वाद आपको यहाँ भरना है। आप चाहो तो भर सकते हो। कुछ चेतावनी दी गई है, इस चेतावनी को आप ध्यान में रखना कि किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। दूसरा बात ये कहता है कि किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श न करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए, ठीक है। स्पर्श करना और चखना ये दोनों तब तक नहीं चाहिए जब तक कि आपको कहा न जाए, आपको उसके बारे में पूर्ण जानकारी न हो। कहता है आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन होता है।
तो एक चीज़ और बता दूं कि मैं इनमें जो इतना ही PDF हाईलाइट किया हूँ उसी बेस पे आपको समझाऊंगा, वही मेन पॉइंट बताऊंगा, क्रियाकलाप वगैरह मैं नहीं बताता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो कैरेक्टर है, ये है बूझो और ये है पहेली। NCERT का कैरेक्टर। बूझो कह रहा है कि क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ। तो पहेली जो उसकी बड़ी बहन है वो करे नहीं, क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी, हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, हमें हानि पहुँचा सकता है। ये तो थी आपका क्या, तो ये है आपके लिए सिर्फ इतना कि आप इतना समझ गए कि ऊपर कहानी क्या कह रहा। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, जो है 5.1 में अम्ल, क्षार और लवण। देखो ये वाली जो है हाईलाइट रेड कलर से मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन और ज़्यादा ही डार्क हो गया है ना, टेंशन ना लेना, ये मैं बता दे रहा हूँ। अम्ल और क्षार क्या कहता है, जैसे देखो दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। कौन कौन सी, तो दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद, ये सभी क्या है, प्राकृतिक अम्ल के रूप में जाने जाते हैं। कैसे अम्ल, प्राकृतिक अम्ल के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखना है प्राकृतिक अम्ल कौन कौन सी किसके अंतर्गत है, तो दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका को विनेगर भी बोलते हैं, ध्यान रखना है ना। और ये क्या है, तो खट्टा होता है। कहाँ से, किस भाषा से है, तो लैटिन शब्द की एसियर शब्द से है। अर्थ क्या होता है, तो खट्टा होता है। अब यहाँ उदाहरण दिया है खाने का सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। चलो आप हमें इसका रासायनिक नाम बता दो तब तक कमेंट में कि बेकिंग सोडा का हम रासायनिक नाम क्या कहते हैं। कहता है कि खाने का सोडा कैसा होता है, क्या इसका स्वाद भी खट्टा है, यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है। तो इसको पता करने के लिए हमने क्या किया, कहता है सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। क्या कह रहा है, खाने का सोडा जो है ये अम्ल नहीं है, और अम्ल नहीं है तो क्या है, तो क्षार है। क्षार है कहने का मतलब ये है कि खाने का सोडा, बेकिंग सोडा एक क्षारकीय पदार्थ है। और ऐसा क्यों, क्योंकि इसका स्वाद कड़वा होता है, इसको छूने पर साबुन जैसा मुलायम महसूस चिकना होता है। आगे चलते हैं। कहता है यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी, इसके लिए अब हमारे पास क्या साधन है। तो ध्यान देना दोस्तों कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाता है। क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है, यानी कि इंडिकेटर कहलाता है। सूचकों को जब अम्लीय तथा क्षारकीय पदार्थयुक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। ये तीन नाम याद रखेंगे। प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो हल्दी, लिटमस और गुड़हल। गुड़हल मतलब गुड़हल का फूल जो होता है, उड़हुल जिसको बोलते हैं, गुड़हल का फूल जो है, ये सभी क्या है, तो प्राकृतिक सूचक के रूप में जाना जाता है। और प्राकृतिक सूचक क्या है, जो हमें अम्ल और क्षार की विशेषता को बताता है, सूचक के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ देखो क्या आप जानते हैं, ये जो टेबल है, ये टेबल आपको पूरी तरह से याद रखना है। आप चाहो तो इसको दो भाग करके स्क्रीनशॉट ले लो। क्या आप जानते हैं, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट करो। दूसरा आप यहाँ से इमली के पास से पूरी करो, ये वाली इतना, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट करके आप अपने पास दीवार में चिपका लीजिए, क्योंकि अक्सर जो सवाल हमसे पूछा जाता है इस टेबल से पूछा जाता है। और पूरी कोई भी एग्ज़ाम हो, उस सभी में, दुनिया की कोई भी एग्ज़ाम हो भारत के अंतर्गत, वो सब में ये सवाल अक्सर आता रहता है। देखो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको पूरी तरह से स्क्रीनशॉट करके, या आप चाहो तो वीडियो पॉज करो और इसको पूरा एक जगह नोट डाउन करके रख लो, ठीक है। सबसे पहला है अम्ल का नाम और दूसरी तरफ है किस में पाया जाता है। तो आप जानते हो कि एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका में पाया जाता है। सिरका क्या है, तो प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में,
साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के फल में। अब देखो यहाँ पर नींबू जो है सिट्रस कुल के अंतर्गत आता है। नींबू किसके अंतर्गत आता है? तो सिट्रस। तो सिट्रस से ही हमारा साइट्रिक अम्ल बना। और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो संतरा, नींबू, ये सभी सिट्रस कुल के पौधे हैं जिसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में। एस्कॉर्बिक अम्ल जिसे विटामिन सी कहते हैं आंवला और सिट्रस फल। अब ध्यान दो, सिट्रस फल के अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे तो साइट्रिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल दोनों पाया जा रहा है। किसमें? सिट्रस फल में। तो जब इस तरह से सवाल आपको दे तो खास करके बीपीएससी के अंतर्गत तब आपको दोनों ऑप्शन के अंतर्गत जाना होगा, यानी कि इनमें से एक से अधिक वाले ऑप्शन में। क्या? जब आपसे पूछा जाए कि सिट्रस फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तब आप कौन कौन से ऑप्शन मारेंगे? साइट्रिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल। या फिर आपसे सवाल में पूछ दे कि साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, अब ऑप्शन आपके पास सिट्रस फल भी है, संतरा नींबू भी है, तब आप दोनों यानी कि तीनों को आंसर टिक करोगे, यानी कि इनमें से एक से अधिक वाले में। याद रहेगा, साइट्रिक अम्ल जो कि सिट्रस फल जो कि नींबू कुल के पौधे होते हैं उसमें पाया जाता है, जैसे संतरा और नींबू। अगर सिट्रस फल के साथ साथ आपको आंवला और एस्कॉर्बिक अम्ल पूछ दे तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है सिट्रस फल में भी पाया जाता है और आंवला में भी पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल को हम क्या कहते हैं? विटामिन सी के नाम से जानते हैं। अब नीचे देखो टार्टरिक अम्ल है। टार्टरिक अम्ल किसमें? तो इमली, अंगूर, कच्चे आम, ये जो टार्टरिक अम्ल है बीपीएससी में भी सवाल पूछा है, बीपीएससी टीचर में भी सवाल पूछा, बहुत पूछता है, ठीक है, दरोगा वगैरह में भी पूछता रहता है। तो याद रखना है कि टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर और कच्चे आम में। देखो ऊपर क्या पॉइंट लिखा है कि ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। तो अब यहाँ से हमें एक चीज़ और याद रखना है, आपसे सवाल पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल नहीं है। तो भैया मुझे नहीं पता कि प्राकृतिक अम्ल कौन नहीं है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि प्राकृतिक अम्ल कौन कौन है। तो क्यों ना हम प्राकृतिक अम्ल कौन कौन है उसको याद रख लें, क्योंकि जो सवाल पूछता है वो एनसीईआरटी से पूछता है, और एनसीईआरटी से पूछेगा तो हमारे पास यही इतना जो है वही पूछेगा, ऑप्शन इससे ज़्यादा कुछ देगा नहीं। और हमारे एग्जाम में मोस्टली 4 ऑप्शन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ऑप्शन होते हैं। तो क्या हम इनमें से पाए जाने वाले 8 से 10 नामों को हम याद नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये सभी नाम जैसे एसेटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, उसके बाद एस्कॉर्बिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल, मात्र 7 ऐसे अम्ल जो आपके एनसीईआरटी के अंतर्गत है वो कैसा अम्ल है? प्राकृतिक अम्ल है। कौन कौन सा रिवीजन करेंगे? एसेटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये सभी क्या है? तो हमारा प्राकृतिक अम्ल है। पूरी तरह से याद रखेंगे किसमें पाया जाता है, यह भी याद रखेंगे। अब देखो नीचे कुछ क्षार का नाम दिया गया और किस में पाया जाता है ये भी अक्सर पूछा जाता है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम बहुत सुने होंगे, CaOH के नाम से जाना जाता है, जिसे चूना का पानी भी कहा जाता है, यानी कि चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। दूसरा है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक जो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में आएगा? तो खिड़की के कांच साफ करने में आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? तो साबुन में। तो डायरेक्टली याद रख लेना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? साबुन में। या फिर कैसे याद रखेंगे कि साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड या और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम से बनता है, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, हम बात कर रहे हैं क्षार का, और क्षार के सभी क्षार में आखिरी में हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, यानी कि आप एक तरीका से और छाट सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर में सवाल पूछा था कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल नहीं है। मान लो ये 7 प्राकृतिक अम्ल में से
4 प्राकृतिक अम्ल का नाम यानी कि सॉरी 3 प्राकृतिक अम्ल का नाम यहाँ से दे दे और एक नाम आपको ऑप्शन में यहाँ से दे दे, क्या आप छांट पाओगे? बिल्कुल आप छांट पाओगे। जो प्राकृतिक अम्ल है उसके लास्ट में अम्ल लगा होता है, ठीक है, जबकि अन्य सभी जो क्षार के रूप में होता है, क्षार में हाइड्रोक्साइड लगा होता है। क्या लगा होता है? हाइड्रोक्साइड लगा होता है। तो ये एक तरीका है आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने का। कौन कौन सी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम, अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये सभी क्षार का नाम है। तो इन सभी को आप क्या करोगे? याद कर लेना है। याद हो जाएगा? जल्दी से आप एक बार हमें बताओ कि हाँ बिल्कुल याद कर लेंगे। स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। आइए अब हम आगे चलते हैं। अब जो पॉइंट है वह कह रहा है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। अब प्राकृतिक सूचक के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो प्राकृतिक सूचक के बारे में आपको क्या बताना है वो समझिए। क्या समझेंगे? तो कहता है लिटमस। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक रंजक है। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक रंजक है। कहता है सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। क्या? सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक कौन है? लिटमस है। इसे लाइकेनोसैक से निष्कासित किया जाता है। लिटमस को किससे निष्कासित किया जाता है? तो सैक से निष्कासित किया जाता है। लिटमस को किससे निष्कासित किया जाएगा? सैक से निष्कासित किया जाएगा। बात क्लियर? अब आगे बढ़ते। कहता है ध्यान देना, आसुत जल में इसका रंग मौव होता है। क्या होता है? नील सोन होता है। आसुत जल जो होता है डिस्टिल वाटर, इसमें लिटमस का जो रंग होता है वो मौव नील सोन होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। इतना आपको पता है। कहता है यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। यानी कि नीले लिटमस पत्र जो होता है कैसा होता है? तो सामान्यतः लाल और नीला होता है। क्लियर है? लिटमस पत्र के बारे में आप पूरी तरह जान गए। लिटमस पत्र क्या क्या है? तो लिटमस पत्र जो है ये प्राकृतिक सूचक है। इसका रंग डिस्टिल वाटर में कैसा होता है? तो रंग मौव या नील सोन होता है। कैसा होता है? मौव या नील सोन होता है। क्या होता है? मौव या नील सोन होता है। कब? जब डिस्टिल वाटर होता है तब। लेकिन कहता है कि जो लिटमस है इसे हम अम्लीय विलयन में डालते हैं तो लाल, और क्षारीय विलयन में डालते हैं तो नीला हो जाता है। ये आपको पहले से पता है। और ये क्या होता है? तो ये सामान्यतः लाल और नीले रंग के होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये देखो ये इस तरह से है। लाइकेन और लाल व नीला लिटमस पत्र है। ये लाइकेन पौधा है जिससे लिटमस प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना। कहता है नल के पानी, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट जो सरफ होता है का घोल, बातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन, दूधिया मैग्नीशियम, धावन सोडा यानी धोवन सोडा का विलयन तथा चूने का पानी यदि संभव हो तो विलयमासु जल में बनाएं। मतलब यहाँ पर एक क्रियाकलाप करने के लिए दिया है और रंग परीक्षण करने के लिए दिया है, यानी कि लिटमस पत्र को चेक करने के लिए दिया है। तो लिटमस पत्र को चेक करने के लिए आप इन सभी पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप इन सभी पदार्थों का उपयोग करके आप पता कर सकते हो कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। जैसे आप देखो, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, कौन सा लूँ? चलो सिरका को लेते हैं। इस ऑप्शन में से सिरका को लेते हैं। आप बताओगे कि सिरका जो है ये क्या है? सिरका जो है क्या है? अम्ल है या क्षार है? और अगर अम्ल है तो ये नीला लिटमस को कैसा करेगा, और अगर क्षार है तो ये लाल लिटमस को कैसा करेगा? आप ये बताओ। सबसे पहले तो ये बताना है कि अम्ल सिरका क्या है। तो एक तरह का अम्ल है। अम्ल में ये सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आप कमेंट में बता देना। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा कि जब अम्ल होता है तो अम्ल जो है लिटमस को क्या करता है? नीला लिटमस को अम्ल किस में बदल देता है? लाल लिटमस में बदल देता है।
ठीक है। इसको मैं एक ट्रिक से भी याद रखा था, अनीला, क्या नाम रखे थे, किन्हीं का नाम होगा तो याद रख लेंगे। अनिल, आ फॉर आम्ल, क्या, आ फॉर आम्ल, नी फॉर नीला, ला फॉर लाल। तो अम्ल क्या करता है, नीला को लाल में बदलता है। बस एक याद रहेगा तो दूसरा अपोजिट कर लेना। चलो अब आगे आते हैं। यहाँ बॉक्स में दिया है कि चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए, विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपर भाग में कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए, यह द्रव ही चूने का पानी है। मतलब चूने के पानी को घोलना है, उसके बाद कुछ देर के लिए छोड़ देना है, छोड़ने के बाद उसको ऊपरी भाग को हटा लेना है, जो बचा वही चूने का पानी होता है, ये कहना चाह रहा, ठीक ना। चलो अब यहाँ अपन परीक्षण करना है, परीक्षण विलयन लेना है कोई, जो जैसे मैंने सिरका लिया उसी तरह से। अब कह रहा है कि ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं। यानी कि उदासीन विलयन कैसा होता है, तो वो लिटमस पत्र पर, लाल या नीले लिटमस पत्र पर आप विलयन को डालोगे तो उसमें कोई रंग परिवर्तन जब नहीं होगा तो वो क्या कहलाता है, उदासीन विलयन के नाम से जाना जाता है। अब हल्दी के बारे में लिखा है कि हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। हमने 3 प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ा था, आप बताओगे हमने कितने प्राकृतिक सूचक के बारे में ऊपर एग्जाम्पल में देखा था, याद है? एक हमने पढ़ा लिटमस पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा हल्दी, तीसरा का नाम आप बता दो, तीसरा का नाम आप सोच लो और कमेंट में बता दो। वो भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, लेकिन आप सोच के रखेंगे। यहाँ क्रियाकलाप है वो आपको करने नहीं है। चलिए, चूने का पानी। अब कह रहा है यहाँ पर बूझो को दिमाग में कुछ बत्ती जली, कह रहा अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। यही तो आपको याद रखना है कि साबुन का विलयन कैसा होता है, क्षारकीय होता है। साबुन का विलयन कैसा होता है, क्षारकीय होता है। साबुन का विलयन कैसा होता है, क्षारकीय होता है। क्लियर, ऑल ओके। चलो बढ़िया। देखो ये वाली जो है ना, हल्दी का पेस्ट, चूने का पानी लेकर के यहाँ कलर किया हुआ दिखाई दे रहा, तो ये सभी प्रयोग है जो आपको जानना नहीं है। अब देखो सूचक के रूप में गुड़हल का पुष्प हम पढ़े थे, कितने प्राकृतिक सूचक, अब लिखो लिटमस, दूसरा हमारा क्या था हल्दी, और तीसरा क्या है गुड़हल का फूल। ये जो 3 है ये हमारा क्या है, प्राकृतिक रंग सूचक, यानी कि विलयन के बारे में बताता है। आम्ल क्षार उदासीन के बारे में कौन बताता है, तो लिटमस, हल्दी और गुड़हल का फूल। अब ये गुड़हल का फूल लेना है, इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाना है, गर्म जल मिला करके ये प्रक्रिया आपको करना है। प्रक्रिया करने के बाद आपको ये समझ में आया कि गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी मैजेंटा और क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। एकदम ताल ठोक करके जो बोलते हैं वो ताल ठोक करके आप दिमाग में घुसा के रखो, ये आपको एग्जाम में मिलने ही वाला है और मिलता ही रहता है। क्या हमने बोला कि गुड़हल का पुष्प यानी कि उड़हुल का जो फूल है ये जब अम्ल विलयन को दर्शाता है तो कैसा, गुलाबी रंग या मैजेंटा देता है। कैसा देता है, अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी या मैजेंटा रंग देगा, जबकि क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। बात समझ गए? फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना, इसके बाद नहीं बता रहा मैं, ठीक। हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा हमने लिटमस के बारे में, किसके बारे में, लिटमस के बारे में। लिटमस में 2 तरह के रंग हो रहे थे, एक हो रहा था लाल और एक हो रहा था नीला। क्या समझे, नीला। जो लाल और नीला है ये किसको क्या दर्शाता है, तो नीला को जब लाल कर दे तो अम्ल, और नीला को लाल, एक मिनट उल्टा लिखा गया, जब नीला लिटमस लाल हो जाए तो अम्ल,
और जब लाल लिटमस नीला हो जाए तो क्षार। ये लिटमस पेपर बताया। दूसरा हम क्या पढ़े, हल्दी। हल्दी के बारे में क्या पढ़े थे, तो हल्दी के बारे में हम इतना पढ़े कि वो क्या कर देता है, तो पीला रंग बनाने का काम करता है। क्या करता है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो पीला रंग बनाने का काम करता है, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़े थे। तो वही यहाँ पर ये बता रहा है कि दाबुन का दाग क्यों हट जाता है, तो धोने पर लाल हो जाता है। तो ये हो गया। और तीसरा अब हम क्या पढ़े, गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल के अंतर्गत हम क्या पढ़े, तो गुड़हल के फूल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप यहाँ से देख लो कि अम्लीय विलयन को, अम्ल को किस में बदल रहा है, गहरा गुलाबी। किस में, गहरा गुलाबी। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी तो कैसा, तो अम्ल हो गया। कैसा हो गया, अम्ल हो गया। फूल सा चेहरा तेरा, उस चेहरे को मैं देखा तो वो गुलाबी गुलाबी चेहरा था, और जो गुलाबी चेहरा था वो कैसा था, अम्लीय था। और जब हम क्षार को देखे तो क्षार हो गया हरियर ओढ़नी, हरा। बात समझ गए। गुड़हल का फूल को कैसा याद रखना है, गुड़हल के पुष्प का सूचक जो है अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी मैजेंटा करता है, और क्षारकीय विलयन को हरा करता है। कहीं पर इसको लिख करके एकदम फटाक से चिपका लीजिए। अब बुझो और पहेली यहाँ पर है, कह रहा है जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोस कण में रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करो। खाने का सोडा का आपको परीक्षण करना है तो बनाकर करो। यह है आम्ल क्षार, आम्ल सूचक और ये क्षार गुड़हल का फूल है। अब देखो यहाँ पर कुछ क्या है, कॉफ़ी का रंग है भूरा और सफ़ेद है, कड़वा अम्ल है, यह है क्षार। प्रश्न बड़ी है दुश्वार, स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण होना ज्ञान। ये कॉफ़ी के बारे में बात कर रहा। अब यहाँ पर आ जाओ क्रियाकलाप 5, जो कि शिक्षक के दिशा निर्देश में काम करना है, जिसमें आपको बहुत सारे अम्ल का नाम दिया हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और क्या दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे चूने का पानी कहते हैं। कहता है इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए और परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये लिटमस पर, हल्दी पर, गुड़हल के फूल पर। चलो तो हम एक प्रयोग करते हैं, आप जल्दी से फटाफट बताना। हाइड्रोलिक अम्ल यहाँ एग्जाम्पल दिया, हम इसी को प्रैक्टिकल करते हैं। हाइड्रोलिक अम्ल को लिटमस पर डालना है, ये अम्ल है तो आप हाइड्रोलिक को नीला पर डालोगे, मतलब अम्ल है तो ये लिटमस पर डालोगे तो कैसा हो जाएगा, अम्ल को, ये अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है। ये क्या करेगा, लाल करेगा। क्या करेगा, लाल करेगा। और ये अम्ल है तो ये कैसा कर देगा, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी तो कैसा हो जाएगा, मैजेंटा बना देगा। बात बुझे बबुआ, तो ये याद रखना है। अब इसी तरह से यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शन दिए हैं इसका प्रयोग कर लेना। ठीक है, कैसे प्रयोग करोगे, ये पूरा एक ऐसे चार्ट बनाओगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको एक में लिखना लिटमस वाला, एक में हल्दी वाला, एक में लिखना गुड़हल वाला। ये प्रयोग करना नहीं, आपको एक चार्ट बना के रख लेना है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। चार्ट बना लिए। अब चार्ट बना करके हमने क्या पढ़ा, जैसे लिटमस के बारे में पढ़ा, हल्दी के बारे में पढ़ा और गुड़हल के फूल के बारे में पढ़ा। उसके प्रयोग के अनुसार जो जो हमको मिलेगा वो हम बना के रख लेंगे। चलो एक टास्क आप लोग को देते हैं, सभी लोग इसको बनाना। ठीक है, ये वाले ऑप्शन को फिल करना और बना करके आप अपना नोट्स जो है, मतलब नोट्स नहीं, आप जिस पेज में बनाओगे वो उसको मुझे इस पेज पे सेंड कर देना। 76 54 95 77 19, ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, आप इसको सेंड करना, मैं आपके नाम के साथ, आपके मैसेज के साथ मैं उसको यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे लगाऊंगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भी शेयर करूंगा, नंबर हाइड करके। नंबर का टेंशन नहीं लीजिएगा, नंबर हाइड करके आपके नाम और आपके धन्यवाद स्वरूप आपको प्रोत्साहित भी करेंगे, लोगों को आपसे प्रोत्साहन मिलेगा और ये काम आप करोगे। ये आपका टास्क है, आप हमें ज़रूर भेजना। ठीक है, अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हो और हमें थोड़ी भी बहुत आप हमें मानते हो, तो नहीं मानते हो तो पढ़ करके आप चले जाना। चलो अब हम देखते हैं चेतावनी। चेतावनी क्या कह रहा है, चेतावनी में ये है कि प्रयोगशाला
अम्ल और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते और उससे हानि पहुंचाते। बबुआ जानते हो, यहाँ पर जितना अम्ल आप देखे हैं ना, अम्ल हो चाहे ये क्षार हो, एक एक अम्ल से हमारा पुराना नाता है। पुराना नाता का मतलब इसके साथ मैं 2 साल बिताया हूँ। कितने साल? 2 साल। और एक एक को मैं अच्छे से जानता हूँ कौन क्या कर सकता है। आप एक्वारेंजिया का नाम सुने हैं? सुने हैं? जिसमें सोना चांदी सब गल जाता है। कौन कौन रहता है? HCl और ऐसे ये नाइट्रिक अम्ल रहता है ना, ये वाली। तो ये दोनों को हम कैसे 3:1 का रेशियो मिलाते हैं ना, हमने एक बार अपने लैब में प्रैक्टिकल किया ना। मात्र जानते कितना? मात्र 1 ml लिए नाइट्रिक अम्ल, 3 ml लिए HCl मिलीलीटर, और उसको एक बीकर में डालें। जैसे तीनों को रेशियो में मिलाया ना, पूरी मतलब थोड़ी सी 1 मिलीलीटर था, उसमें भी इस तरह का आग, मतलब वो जैसे एक लोहा रखा हुआ था, नट बोल्ट होता ना, वो उसको बीकर में डाले तो इतना तेज वो आग जैसा उठा ना, मेरा तो होश ही उड़ गया था। क्योंकि मैं लंच के टाइम पे किया था, ठीक है, इस प्रैक्टिकल को लंच के टाइम पे किया। तो लंच के टाइम पे किया तो कोई तो था नहीं, लेकिन मेरा ही होश उड़ गया कि अरे मैं अब क्या करूँ, इसको कैसे बचाऊँ। तो एक मेरा दोस्त था साथ में, तो वो बोला अरे अमर जल्दी से, मतलब अपनी भाषा में वो बोला अमर इसको डाल, वो पानी में डाल दे, पानी में ठीक हो जाएगा। मैं फटाक से नल चालू किया, वो बीकर को ये जो पकड़ने वाला था पकड़ चिमटा, उससे पकड़ करके पानी में डाल दिया नल चालू करके, ठीक ना। तो ऐसा होता है। फिर आपने क्लोरीन का नाम सुना होगा। किसका? क्लोरीन का। क्लोरीन जो होता है कलर उड़ा देता है फूलों का, है ना। तो एक गुलाब का फूल था, उस पर जाके कलर वो क्लोरीन डाला, उसका रंग ही भाग गया। बात समझ गए? तो ये मैं प्रैक्टिकल भी किया हूँ, ठीक ना। थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, बदमाश टाइप के हम, मतलब इन सभी चीज़ों में नटखट पना में कुछ कुछ नया करते रहते, तो ऐसा किए थे। चलिए आइए अब आते हैं हम उदासीनीकरण। उदासीनीकरण के बारे में कह रहा है कि हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। क्या करता है? अम्ल नीले को लाल कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षार में मिलाया जाता है तो क्या होता है। अम्ल को क्षार में मिलाओगे तो क्या होगा। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है, इसे फिनोप्थलीन कहते हैं। हम क्या करेंगे? फिनोप्थलीन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? फिनोप्थलीन का उपयोग करेंगे। किसका? फिनोप्थलीन का। किसके लिए? तो अम्ल और क्षार को पता लगाने के लिए, यानी कि सीधा सीधा उदासीन। क्या हम यहाँ से एक सवाल ही आपको दे रहे हैं कि उदासीन विलयन को पता करने के लिए हम किस तत्व का प्रयोग करेंगे, तो फिनोप्थलीन का प्रयोग करेंगे। क्रियाकलाप है ये क्रियाकलाप आपको शिक्षक के नज़र में करना है। कह रहा है कि किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भर लीजिए, इसका रंग नोट कीजिए, फिर फिनोप्थलीन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए, सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए और परख नली को धीरे धीरे हिलाइए कि आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। क्या कह रहा है? कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाया? पहला लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाया फिनोप्थलीन विलयन। क्या मिलाया? फिनोप्थलीन। दोनों का रंग मिलाने का काम किया। कहता है कि अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए, परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। क्या कह रहा है? हल्का गुलाबी रंग तब तक ना आ जाए तब तक। कहता अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। क्या आप देखते हैं? क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यानी यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोप्थलीन गुलाबी रंग देता है, इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो रंगहीन होता है। बबुआ का बुझे? कुछ बूझे? कहना ये चाह रहा है कि उदासीन जो कोई पदार्थ है, यौगिक है,
उसको पता लगाने के लिए हम फिनोप्थिलीन का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? उदासीनीकरण के लिए। जब ये उदासीनीकरण की प्रक्रिया को जब हम अपना रहे हैं, जिसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ फिनोप्थिलीन को मिलाया, उसके बाद हमने क्या किया कि अम्लीय विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार। क्या है? क्षार। तो हमने अम्ल और क्षार दोनों को मिलाया। तो जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को डालना शुरू किया तो गुलाबी रंग दे दिया। कैसा? यानी कि क्षार को मिलाए तो गुलाबी दे दिया, और अम्ल को मिलाए तो वो रंगहीन हो गया। कैसा हो गया? अम्ल को मिलाए तो रंगहीन हो गया। यानी कि सीधा सा बात ये है, नोट कर लीजिएगा कि जब किसी क्षारकीय विलयन में फिनोप्थिलीन को मिलाया जाता है तो गुलाबी रंग देता है, और जब किसी अम्लीय विलयन में फिनोप्थिलीन मिलाया जाता है तो रंगहीन होता है। क्लियर है? नोट कर लेंगे इसको। जब कोई क्षारीय विलयन में फिनोप्थिलीन मिलाया जाता है तो गुलाबी रंग देता है, जब किसी अम्लीय विलयन में फिनोप्थिलीन मिलाया जाता है तो रंगहीन देता है। चलो एक और रिवीजन करते हैं हम। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। कैसे रिवीजन करेंगे? देखिए, लिटमस वाली कहानी तो आप सबको पता होगा। ठीक है, लिटमस वाला जो लाल हमने बताया कि नीला को लाल कर दे वो अम्ल, नीला से लाल हो जाए अम्ल, है ना। लाल से नीला हो जाए वो क्षार। हल्दी में क्या हमने क्या जाना? हल्दी में जाना था कि ये हमेशा लाल कर दे रहा है या फिर पीला कर दे रहा है। उसके बाद हमने गुड़हल का फूल जाने। गुड़हल वाला कहाँ लिखे जी? मिटा दे इसको। ठीक है, मिटा दे रहे हैं ना। गुड़हल का फूल जाने। गुड़हल के फूल में हम क्या जाने कि जब अम्ल है तो कैसा? गुलाबी मैजेंटा, है ना, यही था ना। और जब क्षार था तो हल्का पीला टाइप का, लाल टाइप का। यही पढ़े थे। एक बार देख लेते हैं, कंफर्म हो लेते हैं। मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। गुड़हल, हाँ सॉरी, हरा। देखो यही मिस कर रहे थे। क्षार में हरा और अम्ल में गुलाबी, मैजेंटा। गुड़हल के फूल में क्या था कि अम्ल के साथ गुलाबी और क्षार के साथ हरा हो रहा था। देखो, मैं क्या किया? चेक किया। तो कभी भी आपसे अगर आपको मन में आ जाए ना कि हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो आप ये हिचकिचाओ नहीं कि हाँ अरे मैं गलत कर गया, आप सबके सामने कैसे मैं खुद को गलत मानूँ। आप अपनी गलती को आप अगर खुद छुपा लोगे तो आपकी गलती जो है वो धीरे धीरे वो बड़ा गलती करते जाता है। ठीक ना। इसलिए कभी भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और उस गलती में सुधार करना चाहिए। ये ना कि गलती को ही हम गलती छुपाते छुपाते बड़ी गलती कर बैठे। ठीक ना। मैं अक्सर जब ऑनलाइन क्लास भी कराता हूँ, जब ग्रुप क्यूज वगैरह, तो गलती होता है तो मैं तुरंत चेक करता हूँ गूगल पे, किताब से, जैसे भी हो, या फिर जो लोग क्लास में ज्वाइन रहते हैं उनसे पूछता हूँ कि क्या सही बताया या आपको पता है तो बताओ। तो लाइफ में जब भी इस तरह की आपसे गलती हो, भूल हो, तो आप पहले उसको चेक करना ना भूलिएगा। ठीक है। हाँ, और हम यहाँ किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे फिनोप्थिलीन के लिए, उदासीन के लिए। तो फिनोप्थिलीन में जब क्षार में जाता है तो गुलाबी और अम्ल में जाता है तो रंगहीन। अब आगे बढ़ते। कहता है जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षार के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय हो रहती है और न ही क्षारीय होती है। पूरी लाइन याद रख लेना है कि किसी अम्लीय विलयन में अम्ल में जब क्षार को डालोगे तो दोनों विलयन एक दूसरे को उदासीन कर देगा। जब किसी अम्ल और क्षार के विलयन को एक उचित मात्रा, मतलब मान लो 1.1 के रेशियो में डाल रहे हो, तो ना तो वो अम्लीय रहता है और ना ही क्षारीय रहता है। ये मतलब कि उदासीन ही हो जाता है। क्या हो जाता है? उदासीन। वही कह रहा है दूसरे शब्दों में कि अम्ल तथा क्षार दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। ये इसका क्या बोलते हैं, उसका कैरेक्टर है। तो ये कैरेक्टर याद रखना है। ठीक है, इसका कैरेक्टर है अम्ल और क्षार का। तो कैरेक्टर याद रखना है कि अम्ल और क्षार दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार विलयन न तो अम्लीय होता और न ही क्षारकीय होता है। उदासीनीकरण के तत्काल बाद प्रश्नली को स्पर्श करें। क्या आपने अनुभव किया?
उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। बबुआ जरा ध्यान दे लोगे। हमने क्या बोला, हमने क्या पढ़ा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है। तो ये उदासीनीकरण का कैरेक्टर है। तो इसकी कैरेक्टर को याद रखना है कि जब कभी भी हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो अम्ल और क्षार को मिलाने के बाद जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमेशा ऊष्मा निकलता है। ये लाइन आपको याद रखना है। और जब हमेशा ऊष्मा निकलता है यानी कि गर्मी बढ़ता है तो कहता है कि निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। यानी कि जो अभिक्रिया आप कराओगे उस अभिक्रिया में अगर आपने उदासीनीकरण का प्रक्रिया किया तो उदासीनीकरण में हमेशा ऊष्मा निकलेगा और ऊष्मा निकलने के बाद जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का ताप बढ़ जाएगा यानी कि वो गर्म होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारीय, उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। बाबू क्या समझे आप कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जब होती है तो एक नए पदार्थ बनता है जिसे हम लवण कहते हैं। लवण की प्रकृति कैसी हो सकती है, तो ये तीनों हो सकता है, अम्ल, क्षार और उदासीन तीनों हो सकता है। क्या हो सकता है? अम्ल, क्षार और उदासीन हो सकता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। कहता है कि किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होता है। बाबू इस लाइन को आप याद रखोगे पूरी तरह से। कैसे याद रखेंगे कि किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच में जब अभिक्रिया कराएंगे तो उदासीनीकरण होगा। उदासीनीकरण करने के बाद ऊष्मा बाहर होता है और ऊष्मा बाहर होने के साथ साथ लवण और जल का निर्माण होता है। सवाल आपसे पूछ दे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल का निर्माण होता है और ऊष्मा मुक्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये बॉक्स आपने सुना होगा, याद रखना है। कह रहा ये मैंने जो लाल लाल दिख रहा है मैंने अपना अंडरलाइन किया, ठीक ना, हाईलाइट नहीं किया, इसको अंडरलाइन किया क्योंकि हाईलाइट तो पहले से बॉक्स में ये है ही। देखिए क्या कह रहा, क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। क्या कह रहा है? जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाता है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? तो कह रहा है वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसें वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कौन कौन सी अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा भवन, ऐतिहासिक इमारत, पौधा और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती। बाबू ये तो कहानी 5-6 लाइन की है, लेकिन इतना आपको याद रखना है कि वर्षा जल अम्लीय क्यों होता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड एस, सल्फर को एस लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, एस की पी से तो फॉस्फोरस होता है, सल्फर को एस ही लिखेंगे। अगर गलती हो तो बता देना, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा। चलो ठीक है। और क्या है? नाइट्रोजन, ठीक है, N2O, H2O, हाँ H2O और N2O, कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है। तो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैस जो वायु प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती है, वर्षा जल से घुल करके क्या क्या बनाता है ये भी याद रखना है। जब वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो कार्बोनिक अम्ल बनता है। जब वर्षा जल में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। जब वर्षा जल में नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। याद रहेगा।
जब कभी भी वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो कार्बोनिक अम्ल बनेगा। जब वर्षा जल में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। जब वर्षा जल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो नाइट्रिक अम्ल बनेगा। याद रहेगा। और वर्षा जल अम्लीय होता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड मौजूद होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो है ये एकदम सेम टू सेम। पहला ये तो ठीक है कि अम्ल प्लस क्षार मिलेगा, लवण और जल देगा, उष्मा निकलेगा। ये जो अभी ऊपर हम पढ़े उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में पढ़े थे ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है, उष्मा निकलता है। तो अम्ल और क्षार को मिलाने पर उदासीनीकरण होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल निकलता है, उष्मा निर्मुक्त होता है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण, जैसे देखो यही सवाल बीपीएससी टीचर में अभी पूछा था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों को मिलाया। देखो ये अम्ल है, हाइड्रोक्साइड यानी कि हमने क्या बताया, हाइड्रोक्साइड रहेगा वो क्षार रहेगा। जब अम्ल और क्षार को हम मिला रहे हैं तो देखो बना सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, तो ये एक तरह का उदासीन अभिक्रिया है। क्या है, उदासीन अभिक्रिया। जब सोडियम क्लोराइड बना, नमक जिसको आप कहते हो साधारण नमक, ये नमक बना और नमक के साथ साथ क्या निकला, जल निकला और ये देखो उष्मा भी निकला। तो आपको ये समीकरण याद रखना है कि जब अम्ल और क्षार में हम अभिक्रिया कराते हैं तो वह उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है और उदासीनीकरण अभिक्रिया होने पर एक लवण और जल की निर्माण होती है, साथ ही साथ उष्मा निकलता है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो है हमारा क्या है, लवण है, जल जो जल है, उष्मा तो उष्मा बाहर निकला ही। बूझों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा, ये आपसे सवाल किया है। चूना का पानी है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, तो बाबू ध्यान दीजिए कि चूने का पानी होता है क्षार, असल्फ्यूरिक अम्ल होता है अम्ल, और जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो बनता क्या है, एक लवण बनता है और लवण बनने के साथ साथ जल बनता है। लेकिन क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। तो बाबू जब उष्मा निकलेगा तो मिश्रण कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब आते हैं 5.4 दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे पहला है हमारा अपाचन। कहता है कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। अध्याय 2 में आप पढ़ चुके हैं, मतलब अध्याय 2 था जंतुओं में पोषण, आपने नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए। सॉरी, बहुत ठंडा किया हुआ है इसलिए गला थोड़ा सा खराब हो गया, ठीक ना। हाँ, तो क्या कह रहे थे कि अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूधिया, ध्यान देना, अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूधिया, मैग्नीशियम जैसे कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। यानी कि याद रखना है कि अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। क्यों, क्योंकि अम्ल हाइड्रोक्साइड है यानी कि क्षार है, तो अम्ल और क्षार को जब हम मिलाते हैं तो लवण बनता है, साथ ही हमारा जल बनता है। जल क्या करेगा, उसको ठंडा करने का काम करेगा, मतलब अम्ल को कम करने का काम करेगा और उष्मा को बाहर कर देगा। तो अपाचन मतलब जो, मतलब आप देखे होंगे खट्टा खट्टा डकार आना, ये सभी कंठ के पास में जलन होना, ये सभी क्या होता है, अपाचन होता है। मतलब आप ठूस ठूस के खा लो, रात भर सो नहीं, आप खेलो कूदो नहीं, तो वो क्या होगा, आपको अपाचन की क्रिया पूर्ण हो जाता है, मतलब शुरू हो जाता है। तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं, दूधिया मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, अत्यधिक अम्ल की मात्रा को कम करके उदासीन कर देता है।
अगला है चींटी का डंक। कहता है जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देते हैं। चींटी काटेगा, चींटी में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। कौन सी? फॉर्मिक अम्ल। ऊपर टेबल में पढ़े हैं, है ना। तो कहता है जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है और डंक के प्रभाव को नमयुक्त खाने का सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। तो ये डायरेक्टली याद रखना है कि जब चींटी काटे तो चींटी काटे या फिर वो क्या बोलते हैं, मधुमक्खी काटे, चींटी या मधुमक्खी काटे तो आप क्या कर सकते हो, खाने का सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को या फिर कैलेमाइन का विलयन मिला करके उसको उदासीन किया जा सकता है, क्योंकि चींटी के डंक या मधुमक्खी के डंक में होता है अम्ल। अम्ल को उदासीन करने के लिए हमको क्षार की आवश्यकता होती है। क्षार के रूप में हम खाने का सोडा या फिर कैलेमाइन का विलयन प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, यानी कि कैलेमाइन किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है। अब आता है मृदा उपचार यानी कि मिट्टी से संबंधित। तो कहता है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी को अम्लीय बना देता है। क्या करता है? यह मिट्टी अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों या पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होता है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना अथवा बुझा हुआ चूना जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। ध्यान रखना है क्या कि जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। सीधा सा बात यह है कि जब मिट्टी ज़्यादा अम्लीय हो तो उसमें हम क्षार मिलाएंगे। क्षार के रूप में क्या मिला सकते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कहता है यदि मिट्टी क्षारकीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ यानी कंपोस्ट खाद मिट्टी में अम्ल निर्मुक्त करता है, जो कि उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। यानी कि क्षारीय मिट्टी हो जाए तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? कंपोस्ट खाद का। यदि मिट्टी अम्लीय हो जाए तो उसमें हम क्षार का प्रयोग करेंगे। क्षार के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ है कारखानों का अपशिष्ट। कारखानों के अपशिष्ट में क्या है? तो कहता है अनेक कारखानों के अपशिष्ट या कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर दे सकते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षार के पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। क्षार को मिला करके अम्ल को क्षार में मिला के उदासीन किया जाता है। तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म, लेकिन पूरी कहानी ख़त्म नहीं हुई। अभी नीचे बहुत सारे 2-3 पॉइंट और नए नए हैं जानने के लिए, तो पूरा देख के जाना। अब है प्रमुख शब्द क्या क्या है। अम्ल के बारे में हमने पढ़ा, जो खट्टा होता है स्वाद में। क्षार जो है कड़वा होता है। सूचक क्या था? जो हमें अम्ल और क्षार की ज्ञान देता था, जिसके अंतर्गत हम लिटमस का प्रयोग किए, हमने गुड़हल का फूल का प्रयोग किए, हल्दी का प्रयोग किए। उदासीन विलयन, उदासीन जो कि अम्ल और क्षार को मिलाने से बन जाता है। उदासीनीकरण वही हो गया। लवण वो है जो कि अम्ल और क्षार को मिलाने पर लवण और जल बनता है। अब है आपने क्या सीखा, यानी कि अभी तक की पूरी कहानी में आपने क्या सीखा। तो पहला कहता है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। क्षार को हम साबुन से जैसा स्पर्श करते हैं। कहता है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। वे पदार्थ जो न अम्लीय होते और न ही क्षारकीय होते उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन के भिन्न रंग दर्शाते सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। अम्ल लवण अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति के होते हैं। ये था। उसके बाद आगे जो है आपका अभ्यास है, प्रश्न आप बना सकते हो। PDF आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, क्या आप जानते हैं। कहता है हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लीज, जिसे हम DNA कहते हैं, अम्ल अथवा DNA होता है। यह शरीर के अन्य व्यक्तिगत गुणों जैसे हमारे रंग, रूप, आँख के रंग, ऊंचाई आदि का निर्धारण करता है। सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं भी अमीनो अम्ल से बने होते हैं। क्या कह रहा है कि सभी प्रोटीन जो हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं ये भी अमीनो अम्ल के बने होते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाली वसा अम्ल होता है। हमारे शरीर में जो वसा पाया जाता है
वो वसा अम्ल होता है। हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल डीएनए के रूप में मौजूद होता है। हाँ सॉरी हाँ, तो हमने क्या जाना कि 2020 से किसका ये चैप्टर है, 2023-24 वाले में मैंने देखा तो ये चैप्टर जो है भिद्य था, लेकिन मैंने सीरियली वाइज 2020 से 21 वाले PDF से कराया है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5, जिसमें अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको जो जो मेन पॉइंट था वो समझाने के लिए और साथ ही साथ याद कराने के लिए। फिर भी आपको फिर से एक होमवर्क दे रहे हैं, आप एक काम करना, जितने भी अम्ल का जो PDF एक चार्ट दिया था वो याद कर लेना। दूसरी बात कि आप लिटमस, हल्दी और कौन सा था, गुड़हल का फूल, ये क्या करता है इसको आप लिख करके एक नोट बना लेंगे, ठीक है। और जितना भी अम्ल क्षार का प्राकृतिक वाला था वो याद कर लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना अपना सुझाव ज़रूर देते रहेंगे, इसी तरह से अपना नोट्स भी बनाते रहिए। हम लोग मिलते लेंगे अगले क्लास में चैप्टर नंबर 6 के साथ। और वही जाते जाते आप अपना प्रेम भाव दिखाते जाना है, दूसरों को भी प्रेम करने के लिए सिखाना है, मतलब शेयर करना, प्रेम करने के लिए मोहब्बत ना, लड़का लड़की घुमावे पटावे वाला ना, ठीक। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अभी के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, खेलते रहें, खिलाते रहें, खाते रहें, खिलाते रहें, लेकिन सबसे मोस्ट काम पढ़ते रहें। तो आज के लिए जय हिंद।